हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि है आपका डिफरेंशियल वर्सेस इंटीग्रेटेड रेट लॉस। ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आते हैं। न्यूमेरिकली अगर बात की जाए, ठीक है, इससे आते हैं, ग्राफ्स भी इससे आते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और इजी होता है। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। और इसमें एक दो डेरिवेशन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपके पास डिफरेंशियल वर्सेस इंटीग्रेटेड। दोनों रेट लॉज, मतलब रेट जो एक्सप्रेशन होते हैं, हमने दोनों तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट रेट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, चेंज ऑफ अपीयरेंस है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना, इस तरह से उसको दिखाते हैं। डी बताता है, मतलब जनरली डिफरेंशिएशन जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की, तो हम डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन एट चेंज विद टाइम। ठीक है, विद टाइम। ठीक है, टाइम मतलब क्या बोलते हैं, आपके पास कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होने पर कंसंट्रेशन कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ करके कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यही है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये कब यूज़ होते हैं दोनों के दोनों। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। वो कहता है कि डिफरेंशियल रेट लॉ जनरली बताता है कि आपके पास जो फंक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन हमारा चेंज हो रहा है धीरे धीरे एक और दो कंपाउंड का, वन और मोर रिएक्टेंट्स का, ठीक है, ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो क्या करता है, जो चेंज हो रहा है हमारे कंसंट्रेशन में, एक या दो कंसंट्रेशन है, जो कंपोनेंट हैं, जो रिएक्टेंट हैं, एक होंगे या दो होंगे, तीन होंगे, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने फॉर्मूला भी यूज़ किया था। ठीक है, क्या डेल ए अपॉन डेल टी। अगर कोई रिएक्शन हो रही है हमारी, ए से जा रही है और बना रहा है आपको कोई प्रोडक्ट बी, ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट आप देखोगे यहाँ पे चेंज आएगा कंसंट्रेशन में, किसके, ए के, और बी के, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा विद टाइम। मगर जो साइन होगा, जब रेट लिखेंगे हम, तो साइन कंसंट्रेशन के जो रेट लिखने पर माइनस क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो हम रेट लिखेंगे, रेट, तो वो क्या आएगा, साइन आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, डिसअपेयर, और ये होता है अपेयर, मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होता है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, किसका, प्रोडक्ट का। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए, रेट के लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, और जबकि रिएक्टेंट के रेट के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कहता है रेट ऑफ फंक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज होने के साथ साथ हम देखते हैं कंसंट्रेशन में भी कितना चेंज आ रहा है, दोनों के, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। ठीक है, दे आर यूज टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन। डिफरेंशियल रेट लॉ आपको बताता है कि मॉलिक्यूलर लेवल में जो रिएक्टेंट्स हमारे, जो मॉलिक्यूल हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसी वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है ओवरऑल मैकेनिज्म बताने में, कि आपको हेल्प करता है कि हमारी जो रिएक्शन है उसकी ओवरऑल मैकेनिज्म कितनी है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसी, मैकेनिज्म है कैसी वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको कौन बताता है, डिफरेंशियल रेट लॉ। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है आपको पता है। अगर आपको कोई रिएक्शन है, फिर से बोलता हूँ, ए से जा रही है, कोई प्रोडक्ट बी बना रहा है या सी बना रहा है, तो हम रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखेंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है आपने ए की, तो हम लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी। डी क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी। और इसको रेट लॉ के हिसाब से कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कांस्टेंट का यूज करके, क्योंकि जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, जो रेट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का हटा के हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, रेट कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, के यूज होता है। ठीक है, तो ये एन बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली आता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, अब दूसरी जगह इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हम अब पढ़ने वाले हैं, वो कब काम आता है। वो कहता है कि जब हम इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए का कितना था, मान लो यहाँ पे 10 था। ठीक है, और टाइम क्या था, जीरो था, जब टाइम जीरो था। मगर जब टाइम जैसे जैसे पास हुआ T1 टाइम पे,
तो अब कंसंट्रेशन जो टाइम पास हुआ और T1 पे कोई टेम्परेचर टाइम आ गया है, तो इस पे कंसंट्रेशन जो फाइनल कंसंट्रेशन मान लो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आपने कहा डायरेक्ट क्या हो गया, टी हाफ, मतलब हाफ टाइम पास होने पे ये भी कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, हाफ हो चुका है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये आपको बताता है कि एक्सपेरिमेंट, ये बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज करके ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको हेल्प करता है कि आप कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर दिखाओगे कि रिएक्टेंट जो है, हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है डिपेंड, तो कितने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है। अगर दो तीन रिएक्टेंट है कि उनमें से एक ही पे डिपेंड कर रही है या फिर दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, उस हिसाब से हम क्या बताते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कि ये रिएक्ट अगर किसी पे डिपेंड कर रही है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकती है। अगर किसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है हमारी रिएक्शन, तो हम उसे बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो यही कौन बताता है आपको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ ग्राफ भी हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड measured मतलब एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट आफ्टर स्पेसिफिक टाइम हैज पास, जब स्पेसिफिक टाइम पास हो जाता है, देखो जैसे हमने कहा T0 था तो 10 था इनिशियल, और फाइनल कितना हो गया A5, जब हमारा टाइम कुछ T1 पास हुआ होगा, T1 टाइम पे, ठीक है। तो ये बताता है इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की बात करते हैं डायरेक्ट इसमें। दे यूज टू डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट, ये आपको रेट कांस्टेंट मतलब के बताने में हेल्प करता है। एंड रिएक्शन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है हमारी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है कि कौन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही रिएक्शन, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज करके हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। तो कैसे दिखाया जाता है, देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, हम इस तरह से सबसे पहले आपके पास हम पढ़ते हैं जीरोथ ऑर्डर। आपके बहुत सारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर होती है, थर्ड ऑर्डर, मिनिमम थर्ड ऑर्डर की सबसे कम रेयरली देखी जाती है, और मैक्सिमम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हमको मिलती है, ठीक है, कॉमनली। इसलिए हम अभी आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, ठीक है। तो इस पर डिस्कस करते हैं, और सबसे मोस्टली यही पूछी जाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन, रॉर जिसे आप बोलते हो, ROR, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखना चाहो, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे लिखते हैं ना, XY, तो हमने कहा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जब कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम कंसंट्रेशन क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमने पहले पढ़ा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले कहता है कि अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसको कैसे आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालो, या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन है, सबसे पहले है आपके पास कि रेट, अगर कोई रिएक्शन जा रही है, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, वो आपको प्रोडक्ट दे रही है बी, ठीक है, क्या प्रोडक्ट दे रही है बी, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेट, आप इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, तो मिलेगा आपको रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी ए, देखो माइनस डी ए, कंसंट्रेट माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये ब्रैकेट बताते हैं आपको कि ये क्या है, कंसंट्रेशन बताते हैं कि कितना एक्टिव मास हमारा, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बताते हैं कि कितना एक्टिव मास रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सारा का सारा मास एक बार में रिएक्ट तो करता नहीं, तो कहता है कि पूरे मास में से कितना मास जो है एक्टिव है, मतलब जो रिएक्ट करने वाला है वो बताता है आपको स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको कंसंट्रेशन के हिसाब से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि डी ए कितना चेंज आया अपॉन डी टी, रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, माइनस साइन बता रहा है कि ये क्या है, रिएक्टेंट का रेट है, ठीक है, डिसअपियरेंस का, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होता है हमारे, अगर रेट लॉग एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखोगे तो आपने कहा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है ना। और तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो जो रेट अगर प्रोपोर्शनल डेटा होगे तो क्यों क्या आ जाएगा फॉर्मूला, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है आपके पास, तो ये आ गया फॉर्मूला। तो आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या है, जी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, जीरो, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए भी क्या, जब ए की पावर जीरो हो गई तो क्या होगी, पूरा की वैल्यू वन हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि टोटल क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट का जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के के इक्वल हो जाएगा,
क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब जो कंसंट्रेशन की पावर है वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वन हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेट हो जाएगा भैया आपका माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वर। अब आप इंटीग्रेटेड निकाल रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्म ये होता है, साइन इस तरह से इंटीग्रेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो कैसे आप इंटीग्रेशन का यूज करके इससे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, वो कहता है कि इन ऑर्डर टू एबल टू इंटीग्रेट विद केस वी कैन यूज टेक्निक कॉल्ड सेपरेशन वेरिएबल टू गेट। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा जूम करके करते हैं। ठीक है, आराम से। तो सबसे पहले है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इस जो रेट लॉ आया था हमारा जीरो ऑर्डर का, ठीक है, ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से, तो आप सिंपल वे में आप लिखो इसको। ठीक है, हमने क्या किया, डी को हम कहाँ ले गए, डी टी को कहाँ ले गए, इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो। तो आपको मिला डी ए इक्वल, तो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ठीक है, माइनस का साइन कहाँ से आया, क्योंकि ये रिएक्टेंट का यूज कर रहे हैं हम, है ना, रिएक्टेंट का रेट है। तो आपने कहा डी ए माइनस के डी टी। ठीक है, डी को कहाँ ले गए, हम इधर ले गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल है। ठीक है, तो फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो। ठीक है, ये डी टी को हम कहाँ ले गए हैं, यहाँ ले गए हैं, इस तरफ के की तरफ। ठीक है, क्रॉस किया हमने, तो आपको मिला क्या, आपको मिला डी ए माइनस के डी टी। ये देखो, ये मिल गया आपको। अब दोनों तरफ कह रहा है कि इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करो। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट भी लगती है इसमें। ठीक है, तो लिमिट क्या है, लिमिट वही है इनिशियल टू फाइनल। कहाँ से है लिमिट, इनिशियल से फाइनल तक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है, से ए तक फाइनल कंसंट्रेशन। वैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम क्या है, यहाँ टी जीरो है, 0 सेकेंड, और यहाँ कुछ ना कुछ टाइम होगा, T1 T2 जो भी होगा। ठीक है, तो हमने लिमिट भी लगा दी। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, ये देखो, ये इंटीग्रेशन किया आपने। ठीक है, और आपने किया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए माइनस के डी इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, अब ये के बाहर क्यों आया, के क्योंकि कांस्टेंट होता है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है कांस्टेंट। इसलिए यहाँ से जब इंटीग्रेशन किया तो के क्या आ गया हमारा, यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट किया, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ए नॉट टी नॉट आर इनिशियल कंडीशन, तो हमने लिमिट लगाई इनिशियल से फाइनल कंडीशन तक। ठीक है, वेयर एज ए रिफर्स टू द कंसंट्रेशन आफ्टर अ टाइम टी हैज पास। ठीक है, जब कुछ टाइम टी पे आया हो तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ, ये हमने देखा। नोटिस हाउ नेगेटिव कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेटेड सिंस इट इज अ कांस्टेंट। तो हमारा जो नेगेटिव के है वो इंटीग्रेशन के बाद आता है, क्योंकि वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम द कैलकुलस यू कैन ऑलवेज चेक द इंटीग्रेट। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला यहाँ यूज होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। मतलब जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन डी और एक्स होता है तो ये इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और वैल्यू बची आपके पास एक्स। ठीक है, तो कहता है कि एडेड बट वी नीड लिमिट्स। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इसको यहाँ ये सेम कंडीशन आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, धीरे धीरे से समझो। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से देखते हैं। आपका एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, और सेम कंडीशन यहाँ दिख रही है आपको, ये ए क्या है, मान लो ये ए क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन डी एक्स, है ना, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स, है ना। तो इसका डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स। इसका मतलब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, ये देखो। ठीक है, यही आपको क्या मिला है यहाँ, ये देखो, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको मिला है डी, यहाँ पे ए मिल गया, और लिमिट आपने लगाई ए नॉट से कहाँ तक, फाइनल तक। ठीक है, माइनस सेम आपने यहाँ भी वही हुआ। ठीक है, इंटीग्रेशन ने इंटीग्रेशन को कैंसिल किया, वो डिफरेंसेस को कैंसिल किया, तो आपको मिला डी। ठीक है, टी मिल गया बस, और इसमें भी लिमिट लग गई टी इनिशियल से टी फाइनल। अब क्या करते हैं, अब ये इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको ये इस तरह से चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा लिमिट इस तरह से आती है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये लिमिट है जो इस तरह से इसको शो करते हैं, ए माइनस ए फाइनल माइनस कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू टी के केस में भी ऐसी होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो आगे।
ठीक है। अगर वो कह रहा है कि टी क्या है, अगर टी क्या है 0 हो जाए, अगर टी क्या है मतलब टाइम है 0 सेकंड है, ठीक है। अगर टाइम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले का, अब ये जो फॉर्मूला आपको मिला है इंटीग्रेशन से, ये देखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, अगर वो कह रहा है कि ये टी क्या है एट टी 0, मतलब जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 0 था, तो मतलब टाइम क्या था 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये फॉर्मूला, ये देखो क्या मिला आपको, आपको मिला, ये मिला होगा यहाँ पे पहले a माइनस ए नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के टी, क्योंकि टी 0 क्या हो गया, 0 है, 0 सेकंड पे इनिशियल कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट हुई होगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इस ए नॉट को, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसको कहाँ ले गए, इधर की साइड ले गए, तो आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला, ए फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक है। अब इससे आप ग्राफ कैसे डिफाइन करो, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, देखो इससे, इस फॉर्मूले से ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपने कहा ग्राफ होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, मतलब एम बताता है आपको क्या होता है, एम क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, ठीक है, y हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स भी क्या है, हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, तो हमने कहा यहाँ y क्या है a, m क्या है माइनस एक्स और माइनस के, x क्या है t, और b क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपने ग्राफ बनाया बहुत बढ़िया से, इसके वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ टाइम कैसे चेंज होता है। तो आपने कहा इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, स्लोप किसका मिलेगा, आपको डाउन मिलेगा, क्यों, क्योंकि माइनस क्या है हमारा, k क्या है माइनस साइन है, तो इसका स्लोप क्या आता है नीचे को इस तरह से, ठीक है। तो मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनता है जब आप ए नॉट वर्सेस टाइम बनाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल से जीरो ऑर्डर है। अब एक और चीज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो पहला कंसंट्रेशन था वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, इसका मास क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो कितने टाइम पे वो उसका मास हाफ होने वाला है, वो इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। मान लो कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन 0 था, ठीक है, या फिर आपने जितने ही बोला कि आपने कहा टी हाफ कितना है, मतलब आपने कहा कि 10 सेकंड में ये क्या हो चुका है, इसका कंसंट्रेशन हाफ हो चुका है, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो वही क्या हो गया, टी 10 सेकंड क्या हो गया, इसकी हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। मतलब हमने कहा 10 सेकंड में इसका कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, तो यही क्या है हमारा टी हाफ, 10 सेकंड, तो मतलब इसकी हाफ लाइफ क्या हो गई 10 सेकंड, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो आपसे बोला जाएगा जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालो, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हमने क्या बोला, देखो हाफ लाइफ का मतलब होता है जब कंसंट्रेशन, मतलब जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, वही टी हाफ होता है। आपने हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है, मतलब टी हाफ कितने टाइम में होगा, कंसंट्रेशन हाफ कितने टाइम पे होगा। तो सिंपल आपके फॉर्मूला क्या था, आपके पास था फॉर्मूला था, फिर से याद करो, फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हाफ कंसंट्रेशन, तो आपने कहा फाइनल कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इनिशियल की हाफ होनी चाहिए, तो हमने ये बना दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बना रखा है हाफ, मतलब इनिशियल की हाफ कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, ठीक है, कितने टाइम पे, वही हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ बतानी है, तो आपने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, तो हमने कहा ए जो था हमारा फॉर्मूले में रखा आपने, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, इक्वल्स टू टी हाफ, देखो टी की जगह क्या आ गया, हाफ आ गया, ये देखो, ठीक है। अब प्लस ए नॉट, अब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से टी कैलकुलेट करोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा ए नॉट अपॉन 2 के, तो इसको याद रखना। तो ये फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओ जीरो ऑर्डर तो हमने पढ़ ली, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 1,
ठीक है। अब एन की वैल्यू मतलब ये कितना कंसंट्रेशन, जैसे आपके पास ए है और ये रिएक्शन आपको दे रही है फिर से बी, ठीक है। तो जो रिएक्ट रेट है वो डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर तो हमने इसका एन की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, मतलब कुछ ना कुछ डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर क्या हो गया 1, तो ये अब जीरो नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। फिर से रेट लिखो, आपने रेट लिखा, ए के रिएक्टेंट का रेट लिखा तो आपको मिला माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे तो आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे के, तो आपको मिला के इंटू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब 1, अब पहले तो जीरो हो गया था जीरो ऑर्डर में, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी 1 आने वाली है। अब फिर से वही बात, आपने कहा कि रेट क्या है, रेट क्या है, रेट हमारा है डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस फिर से क्रॉस करो, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ देखो हमने फिर से यूज किया, ये किसके इक्वल हो गया, ये देखो रेट दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक है। आपको मिला नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड बाय डिजायर्ड इंटीग्रल। फिर से हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो फिर से हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो देखो ठीक से देखेंगे और जूम करते हैं इसको और अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो आपने दोनों साइड दोनों जगह क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। ये देखो इस वाले में हमने यहाँ भी इंटीग्रेशन किया और आराम से करते हैं, देखो फिर से बताते हैं आपको, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाया और यहाँ भी इंटीग्रेशन, और फिर से क्या होगा, के क्या है कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से लिमिट लगाई इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो डी ए अपॉन ए, ठीक है, डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू, अब ए कहाँ से आया भाई, ये देखो ए यहाँ से आया, फिर से बताता हूँ आपको आराम से ये कैसे हुआ। ये देखो क्रॉस किया हमने, इस डी को यहाँ टी को यहाँ ले गए और ए को कहाँ ले गए, यहाँ ले गए इसकी जगह, तो आपको मिला ये फॉर्मूला, ठीक है, डी ए अपॉन ए। आया समझ में, तो ये क्या हमारा माइनस के डी टी हो गया, ठीक है। तो सिंपल है। तो इसी में हमने क्या किया, अब इस वाले फॉर्मूले में हमने इंटीग्रेशन किया, तो लिमिट लगाई इनिशियल से फाइनल इक्वल्स टू माइनस के डी टी, के बाहर आ गया क्योंकि ये क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए ये क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, ये रिएक्टेंट का रेट है, ठीक है। रिकॉल फ्रॉम द कैलकुलेशन, अब आपको फिर से एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन से आता है, मैथमेटिक्स से आता है ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, होता है लोन एक्स के बराबर, किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स होता है लोन एक्स के बराबर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला है। दूसरा के पास एक और फॉर्मूला भी इससे पहले क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स, मतलब डी ये कट जाता है तो बचता क्या है एक्स, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे, देखो ये डी एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है, ये क्या है हमारा डी ए अपॉन डी क्या है, डी एक्स, मतलब वो कह रहा है कि डी ए अपॉन डी, सॉरी, डी ए अपॉन ए, तो ये क्या हो गया, किसके इक्वल है, यहाँ पे आपको ए दिख रहा है डी एक्स अपॉन एक्स के इक्वल, ठीक है। तो यही आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पता है किसके बराबर होगा, ये डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, लोन एक्स के बराबर, ठीक है, लोन एक्स के बराबर होता है भाई, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो फिर से देखो फॉर्मूले का यूज किया, कौन सा, कैलकुलेट से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू लोन एक्स, वही इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो दोनों दोनों में यही फॉर्मूला लग रहा है, तो आपने कहा लोन ए हो गया, है ना, ये देखो यहाँ पे लगा डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो गया लोन ए, ठीक है। और ये हो गया इनिशियल और फाइनल लिमिट, फिर से हमने कहा डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे सेम वही हो रहा है, डी एक्स इंटीग्रेशन डी से कट जाएगा, तो आपने कहा ये मैंने आपको माइनस के टी और लिमिट लगा दी इनिशियल से फाइनल, और फिर से वैसे ही करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको मिलेगा लोन ए माइनस लोन ए नॉट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लोन हो गया और इक्वल्स टू माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करोगे आप, फिर से और अच्छे से लिखने की अब वही लेंगे हम, अगर टाइम क्या है, जीरो है, मतलब टी इनिशियल क्या है हमारा, जीरो है, टी इनिशियल क्या हमारा जीरो है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी, जीरो क्या जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा, के टी बचेगा, ठीक है। तो आपने कहा
के टी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आ जाएगा ये कैसा आएगा, ये देखो यहाँ लिख के दे देते हैं। आपने कहा लोन ए, ठीक है, माइनस लोन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है, क्योंकि टी जीरो क्या है, टी जीरो क्या हो चुका है, टी इनिशियल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। देखो वो कह रहा है कि अगर कंसीडर करो टी जीरो क्या है, जीरो है, 0 सेकेंड है, तो हम टाइम क्या होगा, जीरो, तो के टी हो जाएगा। अब आप इस लोन ए नॉट को फिर से कहाँ ले गए, इधर ले गए, ठीक है। देखो इस लोन ए को हम कहाँ ले गए, इधर की साइड ले गए, तो आपको क्या मिला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मिला लोन ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लोन ए नॉट, ठीक है, इनिशियल। बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर से ग्राफिकली इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपको मिल गया लोन ए माइनस के टी प्लस लोन ए नॉट, ठीक है। तो अब आपसे क्या करेंगे ग्राफिकली बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली आपको पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो ये y क्या है, यहाँ पे लोन ए है, m क्या है हमारा माइनस के है, x क्या है हमारा t है, b क्या है हमारा लोन ए नॉट है, ठीक है। तो आपको क्या है फॉर्मूले में, आपको फॉर्मूले में बहुत बढ़िया पता है, फॉर्मूला ये है आपके पास, ठीक है। तो आपने किया गया लोन ए नॉट, फिर से टाइम से है, ठीक है, और k क्या है, m के स्लोप क्या हमारा ये है, ठीक है, तो माइनस के। तो इस तरह से आपको पता चल गया फिर से कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये देखो, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, और ये हमारा स्लोप है माइनस की, ठीक है। अब इसके लिए भी हाफ लाइफ होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगी, हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होती है भाई, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, लोन ए अपॉन ए नॉट, ठीक है, माइनस के टी, ये सबसे पहले आ गया था, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, वही जो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाए हमारा, हाँ जो ए है वो क्या हो जाए, ए नॉट हो जाए, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितने टाइम में क्या होगी, हाफ हो जाएगी, वही हाफ लाइफ होगी। तो जीरो ऑर्डर में जहाँ जहाँ फाइनल कंसंट्रेशन होगी वहाँ क्या रख देंगे, हाफ ए नॉट रख देंगे, ठीक है। तो ये देखो आपने ये फॉर्मूला था, टी क्या रखेंगे, टी हाफ, तो ये फॉर्मूला था आपके पास। तो देखो फिर से और ज़्यादा जूम करके देखो, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला लोन ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, और इसको आप बोल सकते हो लोन ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स, अगर इसको प्लस में आप कन्वर्ट करोगे, है ना, प्लस करना है तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, लोन ए नॉट अपॉन, मतलब ए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने के टी के जब साइन रिवर्स करेंगे तो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लोन ये वाला क्या इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये देखो इस तरह से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल, देखो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, आपको मिला के टी इक्वल्स टू क्या मिला, के टी हाफ इक्वल्स टू लोन ए नॉट अपॉन ए। तो आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 0.693, मतलब लोन टू अपॉन के मिलेगा, ये देखो लोन टू अपॉन के, ठीक है, लोन टू अपॉन के इस तरह से लिखेंगे, तो लोन टू की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के। तो इस तरह से टी हाफ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो टी हाफ क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693 अपॉन के हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई इससे, बहुत ज़्यादा सिंपल, देखो सारे बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, इज हाफ कंप्लीटेड इन 46 मिनट, मतलब हाफ, इसका टी हाफ जो हो गया डायरेक्ट वो कितना हो गया, 46 मिनट हो गया, ठीक है। कैलकुलेट टी हाफ, मतलब हाफ बोल दिया ना उसने, तो इसका मतलब इसका टी हाफ कितना हो गया, 46 मिनट, ठीक है, हाफ टाइम इसका पता चल गया आपको। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ के निकालना है, एंड ऑल्सो टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द, और वो टाइम भी निकालना है जब वो 75% कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ के की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ अभी करी है हमने 0.693 होता है, ठीक है, अपॉन क्या होता है, टी हाफ, ठीक है, ये देखो टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, 0.693 अपॉन के, ये देखो अभी किया था, ये देखो ये, ठीक है, टी हाफ क्या होता है, 0.693 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप यहाँ से के निकाल सकते हो, टी हाफ दिया हुआ है कितना है, 46 मिनट, ठीक है। तो सिंपल है भाई, ये कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको मिलेगा 0.015 पर मिनट, ठीक है। ये हो गया आपके पास के की वैल्यू निकल गई। अब के की वैल्यू जहाँ निकल गई वहाँ आप क्या लगाओगे,
फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला, आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला, ये वहीं से आया है जो हमने इससे पहले निकाला, डिराइव किया है। बस हमने लोन की जगह लॉग लिया है। जब लॉग लोन की जगह लॉग लेते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। ठीक है ना, बस बाकी सेम चीज वही है। ठीक है, तो ये आ गया। अब वो कह रहा है कि आपके पास अगर इनिशियल क्या था 100%, परसेंटेज का फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप बोलो कि जो हमारा क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, हमारा 100 है। ठीक है, और कंप्लीट हो रहा है 75% होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और है कितना 100, तो इनिशियल कितना हो गया 100। अब जो बचा हुआ है वो फाइनल कितना बचेगा 25, क्योंकि 75 कंप्लीट हो चुका है। तो बचेगा कितना, फाइनल कितना हो गया 25। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कितना हो गया 100 और फाइनल कितना हो गया 25। ठीक है, तो टी हाफ, तो टी हाफ कितना आ जाएगा हमारा, टी 75% कितना आएगा 2.33, के की वैल्यू हमने निकाल ली, अभी निकाली। ठीक है, इतनी आई है। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल गया 100 है, और कितना कंप्लीट हो गया 70 है, तो बचा कितना 25। तो फाइनल कितना कंसंट्रेशन है 25। तो ये बस फॉर्मूले में रखा आपने और आपको मिला 92.02 मिनट्स। ठीक है, इस तरह से सिंपल से हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। ठीक है, एक और देखो, ये परसेंटेज बेस पे ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी 3 मार्क्स का आया है। सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ चेंज ऑफ द रिएक्शन। वो कह रहा है कि 99.9% इतनी कंप्लीट हो चुकी है और बची कितनी 1% बची है, वो 0.1% बची है बस, है ना। तो इस 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ चेंज, वो कह रहा है कि वो 10 टाइम्स है कि चेंज जब हाफ रिएक्शन होने, हाफ चेंज होती है उसकी वो 10 टाइम्स है। ठीक है, टू शो दैट आपको आपको क्या बताना है कि T99 क्या है, हाफ लाइफ की 10 टाइम्स है। ठीक है, तो ये बताना है आपने। ठीक है, तो सिंपल है, हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, फॉर्मूला रखा। टी हाफ का फॉर्मूला को पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 होता है अपॉन के होता है। ठीक है, और T99 मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2.303 अपॉन के होता है लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है। दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको पता है कि आर नॉट, इसके लिए क्या आर नॉट क्या होएगा, आर नॉट क्या है, वो कह रहा है कि आर नॉट हमेशा 100 ही होगा भाई। ठीक है, और इनिशियल क्या होगा, वो कह रहा है कि 99 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना 0.1। समझ गए, तो 99 100 था इनिशियल, और 99 कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना, फाइनल कितना कंसंट्रेशन बचा है 0.1। तो ये हो गया आर, और ये बचा कितना आर नॉट। तो इनिशियल आपने यहाँ रखा 100, यहाँ रखा 0.1, ये देखो 100 अपॉन 0.1। ठीक है, अब के से के कैंसिल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 10 के अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपने प्रूव कर दिया है कि T99.9% 99.9% इक्वल्स टू 10 इंटू टी हाफ, मतलब T 50% के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके पास, दो क्वेश्चन और हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। ठीक है, 5730 ईयर्स। वो कह रहा है कि हाफ लाइफ आपको पता चल गया, टी हाफ, टी हाफ तो पता चल गया आपको डायरेक्ट। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, ठीक है, कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% कार्बन फाउंड इन लिविंग ट्री। वो कहता है कि किसी कंटेनिंग वुड में, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल वुड में आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड है, जो कार्बन का जो परसेंट है 14, वो कितना है 80% है। ठीक है, लिविंग टी, एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, आपने एज बतानी है सैंपल की। देखो सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जितनी भी होती है जनरली रिएक्टिव। ठीक है, जिसमें दिया भी है रेडियो एक्टिव डीके ऑलवेज क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। ये दिया नहीं जाता, बस को पता होना चाहिए, फैक्ट है। ठीक है, कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जितनी भी रेडियो एक्टिव
डिके वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ से टी हाफ निकाल दोगे कि इक्वल टू क्या वो क्या बोलते हैं, टी के इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। टी हाफ कितना आपका ये दिया है यहाँ पे 57, तो यहाँ से के निकल जाएगा। अब के निकल जाएगा तो फिर से आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, एज निकालनी है तो टाइम हो गई हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप टाइम निकाल सकते हो। तो सिंपल है, डीके कांस्टेंट के इक्वल्स टू कितना है, टी हाफ रखो, आपने कहा ये है तो आपको मिलेगी इतनी वैल्यू, जितनी वैल्यू आएगी। अब टाइम कैसे निकालोगे, आपने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रख दिया। इनिशियल कितना था 100 और हुआ कितना 80, 80% बचा हुआ है, देखो कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%, 80% बचा हुआ है, इसने कंज्यूम नहीं बोला, इसने कहा 80% बचा हुआ है। तो 100 में से 100 इनिशियल था, 80% है ना, तो बचा कितना है 80, तो ये क्या हो गया फाइनल। तो आपने कहा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपने रखी, यहाँ फॉर्मूला रखा और आपको मिल गया 1845 ईयर्स। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बस आपको एक फॉर्मूले से दूसरी चीज वैल्यू निकालनी है और उसको पुट करना है फॉर्मूले में, इतने ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस साथ आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। जो है आपके पास, सो दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। वो कहता है कि आपने बताना है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैसे करती है देखो। आपने कहा के इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट माइनस आई टी, हमने किया था ना, हमने किया था ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, याद करो इसको, ठीक है। तो वही उसने यहाँ यहाँ से उसने के की वैल्यू निकाली है, इसको ये नीचे ले गया वो, ठीक है। तो ये अपॉन में टी हो गया, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये सिंपल है, ऐसे ही किया था हमने, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो वहीं से उसने ये डिराइव किया है, के की वैल्यू निकाली उसने, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है टी हाफ क्या होता है, ठीक है, हाफ पीरियड वगैरह की, हाफ पीरियड बताना है कि जीरो ऑर्डर की जो हाफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, डिराइव करेंगे हम। तो आपको पता है टी हाफ, टी इक्वल्स टू क्या है हाफ, यहाँ टी की जगह रखना है आपने हाफ रखना है, और टी हाफ किसके इक्वल होता है, हाँ आर नॉट अपॉन टू के बराबर, ठीक है। तो आपने रख दिया भाई, यहाँ पे जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन हाफ आर नॉट के इक्वल, ठीक है। तो बस सिंपल है, के जो आएगा हमारा सारी वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह हाफ रखो, फाइनल की जगह क्या, इस फाइनल की जगह क्या रखेंगे, हाफ आर नॉट। तो ये आपको बताएगा कि ये क्या, अब देखो यहाँ से करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, आर नॉट बचेगा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 2 के, इसका मतलब जो टी हाफ है, इस फॉर्मूला को पता चल रहा है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, फिर से देखना एक बार, समझ नहीं आएगा तो बस आपने पुट करनी है वैल्यू। वो कह रहा है कि हाफ लाइफ, क्वेश्चन को समझो और आंसर करो। वो कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जो हमारा हाफ लाइफ होती है टी हाफ किसकी, जीरो ऑर्डर की, वो किसके इक्वल होती है, आर नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता क्या है, होता है कांस्टेंट का फॉर्मूला के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो टी की जगह आपने रखा टी हाफ, और आर नॉट की जगह आपने रखना है, जब टी हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ है, जब टी हाफ हो जाएगा तो आर इन फाइनल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ अपॉन आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो बचेगा क्या, आर नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। ये देखो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है इसके बाद, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। तो ये आप इसमें इतना ही था, थैंक यू।